8. एमिली और सारा के सामने पुलिस मालिनी की लाश को ले जाती है। दोनों अंदर से हिल चुके थे। इस केस के शुरू होने के बाद हर वो शख्स जिसे कुछ पता चलने की उम्मीद थी वो मारा जा चुका था। एमिली के दिमाग में मैथ्यू के अकेले जंगल जाने की बात घूम रही थी। जंगल के उस पार कौन रहता है और उसे क्या सच पता है, ये सब जानने के लिए एमिली बेताब हो रही थी। वो सारा से बोल पड़ती है, सारा, हमें सीधे जंगल की तरफ चलना चाहिए। पुलिस मालिनी की लाश को ले जाएगी और हमेशा की तरह वो कुलकर्णी सब पता कर लेगा। हम वापस आके कुलकर्णी से क्वेश्चनिंग करेंगे, लेकिन अभी हमें जंगल पहुंचना होगा। जासूस मैडम, सोच लो, रात होने वाली है, जंगल पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। अब सोचने का वक्त नहीं है ज्यादा सारा। अब तक उससे पता चल चुका होगा कि हम उसके करीब पहुंच रहे हैं, इसलिए हमें उससे तेज भागना होगा। वो लाशें बिछाता जा रहा है अदृश्य होकर, और हम सिर्फ कड़ी ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब बारी सीधे सच का दरवाजा ढूंढने की है। ओके, जब तक तुम ये लंबा सा फिलोसॉफिकल भाषण दे रही थी, तब तक मैंने नयन को भी फोर्स के साथ जंगल में आने के लिए कहा है। अब हमें चलना चाहिए। अच्छा किया। वैसे नयन के साथ वहाँ किसी और को भी होना चाहिए। किसी और को होना चाहिए मतलब? सुलोचना चौहान। व्हाट? वो एमएलए की बीवी? वो तो गायब चल रही है ना, वो कैसे मिल सकती है हमें जंगल में मैडम? वो खुद चलकर सामने आई है मेरे, और अब वो सस्पेक्ट्स की लिस्ट में नहीं है। तुम्हें पता है सारा, हम अब तक जिन्हें सस्पेक्ट समझ रहे हैं इस चक्रव्यूह से किसी तरह जुड़े हैं। बस उनका इन हत्याओं से कोई लेना देना नहीं है। तो अभी सिर्फ डॉक्टर कुलकर्णी सस्पेक्ट रह गया है क्या? मैथ्यू की लिस्ट का कोई भी इंसान सस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि अब तक इतना तो समझ आ गया है कि जो इस खेल के बारे में जानता है वो हमारे हाथ लगने से पहले मार दिया जाता है। जैसे एसीपी का सच हमारे सामने आए उसके पहले वो ढेर हो गया। फिर तो डॉक्टर कुलकर्णी की जान को भी खतरा है, बिकॉज वो हत्यारे के बने हर निशान को पहचान जाते हैं। उन्हें कुछ तो पता है। खतरा तो है, लेकिन वो उसे नहीं मारेगा, क्योंकि उसके सहारे हत्यारा अपने संदेश हम तक पहुंचाना चाहता है। हम में सिर्फ कुलकर्णी ही है जो निशान को डिकोड कर लेता है, लेकिन एक बात है जो वो छुपा रहा है। और आप बताएंगे वो क्या बात है? वो सौरभ चौहान और उस मैगजीन में मिले निशानों के बारे में बहुत कुछ जानता है। कोई ऐसा रहस्य जो हत्यारा भी नहीं जानता। इसलिए तो इस शहर का इतना फेमस पर्सन होने के बावजूद आज भी वो जिंदा है। मैडम गाड़ी आ गई है। हाँ, हम आते हैं। हम जंगल जाकर सही तो कर रहे हैं ना? मेरे होते हुए डरने की जरूरत नहीं है। उसी बात का तो डर है। सारा और एमिली जंगल के बाहर पहुंच चुके थे। नयन और उसकी टीम अब तक वहां नहीं पहुंची थी। उनके साथ बस अब वो ड्राइवर था। एमिली ने ड्राइवर को बाहर ही खड़े रहने को कहा और खुद सारा के साथ अकेले ही जंगल में जाने का फैसला किया। शाम अब आसमान को अपनी आगोश में ले रही थी। एमिली और सारा फ्लैशलाइट के साथ जंगल में गए। उनका सफर अंधेरे जंगल में और गहरा हो जाता है। दोनों मैगजीन में बने मैप की मदद से आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक उन दोनों को किसी के कदमों की आवाज आने लगी। कदम बढ़ते हैं। कदम बढ़ने के साथ साथ एक अधेड़ उम्र का इंसान, या यूं कहें बूढ़े हो चुके इंसान का चेहरा सामने आया। सारा उसे देखते ही सरप्राइज होकर बोल पड़ी, फक, दिस मैन! तू जानती है इसे? अरे ये जोगिंदर चौहान है। एक मिनट, जोगिंदर चौहान? तेरा मतलब है उस सौरभ चौहान का डैडी, इस सिटी का पूर्व मेयर? सही पहचाना तूने, लेकिन ये साला यहाँ क्या कर रहा है? इतना क्या सोचना, इससे ही पूछ लेते हैं। दोनों अभी बात कर ही रही होती है, तभी जोगिंदर उनके पास आ जाता है। एमिली, सारा, तुम लोग रात में यहाँ क्या कर रहे हो? कमाल है मेयर साहब, वहाँ आपके बेटे के हत्यारों का पता नहीं चल रहा है, और यहाँ आप रात को जंगल में सैर करने आए हैं। वैसे आप हम दोनों का नाम कैसे जानते हैं? इस जर्नलिस्ट को कौन नहीं जानता, और तुम्हारे आने की खबर तुमसे पहले लग गई थी मुझे। बस मेरे बेटे की ही तरह मुझे भी जान का खतरा है, इसीलिए मैं इधर उधर छिप रहा हूँ जंगल में। आप उसी जंगल में क्यों छिपे जिसका निशान उस हत्यारे ने एसीपी की लाश पर छोड़ा है? एसीपी की लाश? उसकी हत्या कब हुई? क्यों, वो आपको कुछ बताने वाला था? ना, वो बस मेरा अच्छा मित्र था। लगता है उनकी नजर उस पर भी पड़ गई थी। किनकी नजर मिस्टर मेयर? वही जो पर्दे के पीछे से इस शहर को चलाता है। ये एक तरह की सोसाइटी है।
इसके लोग इस शहर में अलग अलग भेष में होते हैं और उनका एक लीडर होता है। तुम यहाँ तक आई हो, इसका मतलब तुमने उनका बहुत छोटा सा रहस्य ढूंढा है, लेकिन तुम अभी तक सच से बहुत दूर हो। ये सब बताने आप पुलिस स्टेशन आ सकते थे, फिर इस तरह छुपने की क्या जरूरत थी? पिछले 20 सालों में उनके किसी भी टारगेट को पुलिस बचा नहीं पाई। वो जिसे चाहें उसे मार देते हैं। तुम ही बोलो, एसीबी को बचा पाएगा तुम लोग? आई नो वो हमसे ज्यादा तेज है, लेकिन तेज भागता हुआ इंसान कभी ना कभी तो थकता है, इसलिए तो अब अपने काम वो हमसे करवा रहा है। उसकी सो कॉल्ड सीक्रेट सोसाइटी के लोग शायद अब कमजोर पड़ गए हैं, इसलिए वो हमसे अपनी तिजोरी ढूंढवाने के लिए लाशों पर कोड बनाकर छोड़ रहा है। वो कभी भी कमजोर नहीं हुए, वो विकसित हुए हैं और उनकी पावर अब पहले से अधिक है, और मुझे लगता है वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं ऑफिसर। एमिली का इस्तेमाल खुद एमिली नहीं कर पाई, दूसरे क्या खाक करेंगे? फिलहाल यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर जोगिंदर चौहान। वो क्या है ना, आपसे इस शहर की कहानियां इत्मीनान से सुन पाएंगे जेल में, और वहां कोई खतरा भी नहीं होगा। एकदम सुपर सेफ जगह है। क्या कर रही है? ये मेयर था पहले। यहाँ इसको अरेस्ट करेगी तो पॉलिटिकल इशू खड़ा होगा। और किस बिना पर अरेस्ट कर रही है तू इन्हें? आई थिंक जोगिंदर साहब सहमत होंगे मेरे इस कदम से। ऐसे भी जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हम किसी को नहीं बताएंगे कि जोगिंदर चौहान हमारे पास है। और तो और हम थोड़ा केबीसी खेल लेंगे आपके साथ, जिससे इस केस में थोड़ी रोशनी पड़ जाएगी। क्यों मेयर साहब? आई एग्री एमिली, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। तुम लोगों को इस जंगल का इशारा मिला है तो वो तिजोरी जरूर यहीं कहीं होगी, इसलिए इस सर्च ऑपरेशन में मैं भी तुम्हारा हिस्सा बनूंगा। इतनी जल्दी इतना कंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं पहले आपकी बातों में कितना दम है, फिर तय करेंगे कि इस जंगल में हमारा मंगल होगा या नहीं। आइए बाहर चलिए। जंगल से बाहर आते ही सामने एमिली की गाड़ी के साथ नयन अपनी फोर्स के साथ खड़ा था। एमिली उसके देर से आने पर चिल्लाने ही वाली थी कि उसने उसके पीछे घायल मैथ्यू को देखा। मैथ्यू के हाथ में गोली लगी थी और वो करा रहा था। सॉरी मैडम, लेकिन रास्ते में जब हमें मैथ्यू सर का कॉल आया कि उन पर अटैक हो गया तो हम उनकी हेल्प करने पहुंच गए। इट्स ओके इंस्पेक्टर। वैसे भी अब ये जंगल का मिशन हम कल रिज्यूम करेंगे। अभी हमें मिस्टर जोगिंदर चौहान जो इस जंगल में मिले हैं, उन्हें हमें पुलिस हेडक्वार्टर में सेफ रखना है। मीडिया को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। मैम, मीडिया तो आपके साथ घूम रहा है। डोंट वरी, सारा अब इस केस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। वैसे मैथ्यू, तुम फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगा सब। वैसे तुमने उनमें से किसी को देखा? वो किसी भैया जी का नाम बार बार ले रहे थे। कह रहे थे साले आज इसको निपटा के ही जाएंगे। वो लोग राजस्थानी नहीं लग रहे थे। मतलब इस सीक्रेट सोसाइटी के सरदार का चेला भैया जी है। कोई ना, देखती हूँ मैं ये भैया जी कब तक मेरे हाथ से बचेगा। हाउ डू यू नो कि इस पर अटैक करने वाला हथियारों से जुड़ा होगा? इस शहर में हत्यारा ही करता धरता है, इतना तो मुझे समझ आ गया है नयन। खैर, रात बहुत हो गई है, हमें मैथ्यू के घाव की ड्रेसिंग भी करवानी है, इसलिए मैं मैथ्यू को लेकर हॉस्पिटल जाती हूँ। तुम मिस्टर जोगिंदर को हेडक्वार्टर में सेफली स्टे कराने का बंदोबस्त करो। ओके एमिली, मैं नयन के साथ जाती हूँ। तुम मियाँ बीबी आराम से अपना हॉस्पिटल टाइम स्पेंड करो। होपफुली कल इस केस में हमारे लिए बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला है, जब हम इस जंगल के पार होंगे। या कल इस खेल के खिलाड़ी के सर से पर्दा उठ ही जाएगा सारा। एक तरफ नयन की गाड़ी में नयन जोगिंदर को देखकर चिढ़ जाता है और उसे अपनी बहन सुलोचना पर हुई ज्यादतियां याद आने लगी, तो दूसरी तरफ एमिली अपनी गाड़ी में बैठे जोगिंदर के बारे में सोचती है। उसे लगता है कि कौन ऐसा आदमी है जो खुद की जान बचाने के लिए उस जंगल में जाकर छिपा हो जहां उसकी जान को ज्यादा खतरा है। वो मन में कहती है, हो ना हो जिस इंसान को हमने सस्पेक्ट नहीं माना वो ही असली विलन। नहीं नहीं, लेकिन वो अपने खुद के बेटे को क्यों मारेगा? मुझे ये गुत्थी सुलझानी होगी, तभी चैन आएगा मुझे। जोगिंदर चौहान के बारे में सोच रही हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं उसके बारे में सोच रही हूँ? मुझे तो ये भी पता है कि आज रात में तुम अपने पुराने आशिक की बाहों में थी। इतना सुनकर एमिली चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो मैथ्यू को क्या जवाब दे। उसने हकलाते हुए पूछा, तुम क्या कह रहे हैं सब मैथ्यू? ऐसा नहीं है।
मैं सिर्फ बता रहा हूँ एमली, ये बात मुझे उन गुंडों ने ही बताई जब नयन मुझे बचाने आया था। वो गुंडे उस इंसान के भेजे हुए ही हैं जो हम पर नजर रख रहा है। हो ना हो, उसने टीम में फूट डालने के लिए ही मुझ पर अटैक किया और मुझे ये बताया है। रिलैक्स एमली, आई नो तुम मुझसे दूर हो, लेकिन तुम आज भी सिर्फ मेरी हो। हाँ मैथ्यू, यू आर राइट, वो हमारे साथ अब गेम्स खेल रहा है। तभी गाड़ी रुकने की आवाज होती है और आगे से ड्राइवर बोलता है, मैडम हॉस्पिटल आ गया। हाँ हाँ, तुम साहब को अंदर ले चलो, मैं कॉल करके आती हूँ। एमिली के माथे पर मैथ्यू की बात याद करके पसीना आने लगता है। वो तुरंत नयन को कॉल लगाने लगती है, लेकिन उसका कॉल बिजी आता है। एमिली घबराने लगती है, लेकिन तभी एमिली को सामने से एक कॉल आता है और एक आदमी भरी आवाज में एमिली से बोलता है, मैडम, आज तो खेल अधूरा छोड़ के गई आप, कल आइएगा, जरूर इंतजार रहेगा। एमिली कुछ बोल पाती, उससे पहले फोन कट हो गया। एमिली अपने चारों तरफ देखती। उसके जहन में एक सवाल दौड़ रहा था कि वो कौन है जो हर पल उस पर नजर रख रहा है।